इस वक्त मशरिक़ वस्ता जो है वो वैसे बदस्तूर आग की लपेट में, जब से फ़लस्तीन मज़लूम फ़लस्तीनियों के ऊपर इसराइल ने एक जारियत का सिलसिला शुरू किया हुआ है, उसको महीनों दर महीनों हो गए। लेकिन जो ईरान के साथ जंग है वो अब एक बहुत ही फ़ैसला कुन मरहले में पूरे ख़त्े के लिए भी, और ऑब्वियसली इस ख़त्े के साथ जुड़े ममालिक जिनमें पाकिस्तान सर फ़हरिस्त है, उसके साथ उसकी इंपॉर्टेंस जो है वो बड़ी नुमाया होकर सामने आई है। इसराइल ने हमला किया ईरान के ऊपर मिसाइल्स के ज़रिए, और उसने प्ली ये लिया कि जी हम न्यूक्लियर जो इनकी सलाहियत है वो 5 से 4% जो होती है उससे बढ़ के 60% में चलेगी यूरेनियम एनरिचमेंट की। तो अब हम इनके साइंटिस्ट को और इनकी जो न्यूक्लियर साइट्स हैं इनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। ये उन्होंने जी एक बड़ा अपना हाई मॉडल ग्राउंड लिया इसराइल ने, खुद साख्ता हाई मॉडल ग्राउंड। अच्छा, वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जिस तरह गज़ा के ऊपर अटैक हुआ कोई जवाब नहीं आया। ईरान ने ऑब्वियसली बड़ा ही रुथलेस जवाब दिया, और ईरान ने जो तबाही मचाई है तल अवीव में और इजराइल के दूसरे शहरों में, वो हम अल जज़ीरा से और इंटरनेशनल जो न्यूट्रल चैनल्स हैं उनसे देख रहे थे। तो जो इजराइल का एक वो जो डोम था जो कि इंटरसेप्ट करता था हर मिसाइल को, जिससे क्रॉस को कर ही नहीं सकता था, वो भी ईरान ने जो है उस मिथ को तोड़ दिया, उस दास्तान की जो हैसियत उठा के बाहर फेंक दी। और इस वक्त इजराइल पे भी बहुत प्रेशर है कि ईरान जिसकी टेक्नोलॉजी मिसाइल टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में मशहूर है, और अब ये नहीं हमें पता कि उसने तैयारी कितनी कर रखी है ईरान ने। ईरान के पास 2000 मिसाइल्स की टेक्नोलॉजी है, 3000 के रिटेलिएशन अटैक मौजूद है, 5000 का मौजूद है। लेकिन ईरान जो है, और रशिया ने उसकी बड़ी मदद की उस मिसाइल टेक्नोलॉजी के अंदर, अब खुद कफील है काफ़ी अरसे से अपने मिसाइल खुद बनाने के लिए। और ये ईरानियन मिसाइल्स हैं जो इसराइल के ऊपर लग रहे हैं, टकाटक लग रहे हैं। और इसराइल, आप ये सामने फुटेज जो देख रहे हैं, ये तल अवीव और उस की है जहाँ पे ईरान ने रिटेलिएट किया। ये मंजर भी हम कभी देख नहीं सकते थे कि इसराइल जो एक अग्रेसिव कंट्री है, एक जाहिया कंट्री है, एक फाशिस्ट रजीम है, उसके साथ ये हाल होगा। तो ये जंग कहाँ तक जाएगी, इसके अंदर अमेरिका के सदर और प्यूटन रशिया के सदर के दरमियान अगरचे टॉक तो हुई है। और देखें, दोनों सुपर पावर्स का इंटरेस्ट होता है कि प्यूटन ही सोच रहा होगा अगर इसराइल ये जंग जीतता है तो यहाँ पर मशरिक़ वस्ता के अंदर जहाँ पे ऑयल है, जहाँ पे स्ट्रेटेजिक पोजीशन है ऑयल की और दूसरी चीज़ों की, तो वहाँ पर अमेरिका और इसराइल की बरतरी हो जाएगी। तो रशिया कभी भी नहीं चाहेगा कि इसराइल ये जंग जीते या उसको फौकियत हो। इस तरह अमेरिका जो है उसको सबको पता है, अमेरिका जो है वो इसराइल उसका पुलिसमैन है, आज से नहीं है, डेकेड से है। वो उसके ऑयल इंटरेस्ट जो है अमेरिका के वो प्रोटेक्ट करता है, जो अमेरिका की बहुत बड़ी प्रोटेक्शन है। मतलब आप सोचें कि सऊदी अरब को अगर खदशा है ईरान से, तो दूसरा खदशा उसको इसराइल से भी है अपनी सिक्योरिटी का। तो उसको वेपन कौन देता है? चलो, ईरान के साथ तो दुश्मनी समझ आती है अमेरिका की है इसराइल की वजह से, लेकिन इसराइल के ख़िलाफ़ अपने डिफेंसेस बनाने के लिए अमेरिका जो सबसे बड़ा बायर है, सऊदी अरब सबसे बड़ा बायर है अमेरिका की आर्म्ड कंपनीज़ का, वो इसराइल की वजह से। और वही इसराइल जिसको अमेरिका सपोर्ट करता है दाएं हाथ से, और बाएं हाथ से सऊदी अरब को उसके खिलाफ असला भी देता है। तो ये इतनी बड़ी पावर गेम है जिसमें असला, जिसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स की मईशत और इकॉनमी, वॉर इकॉनमी इन्वॉल्व है। उसमें आम लोग जो मर रहे हैं, ख्वाह वो इसराइल की साइड पे मर रहे हैं, ज़्यादा तो ईरान की साइड पे शहीद हुए, उनको कोई नहीं जानता, ना उसके ऑब्जेक्टिव ज़हन में रख के काम किया जाता है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि ईरान को इस्लामिक उम्मा की तरफ से सिर्फ इखलाकी और सफारती ही कामयाबी मिलेगी, उसके लिए काफ़ी होगी इसराइल जैसी पावर को डील करने के लिए, जिसको अमेरिका की बशरबत हासिल है, वो डील कर पाएगा ईरान या नहीं? और दूसरा ये कि ये जंग जो है क्या ये इस खित्ते में फैल सकती है, जिसके अंदर फिर इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, रशिया ये भी इन्वॉल्व हो सकते हैं? इन पे बात करेंगे। पंजाब का बजट पेश किया गया है, उसमें कुछ तो बड़ी हैरानकुन चीज़ें और कुछ बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें। कुछ हैरानकुन चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जिससे आप भी हैरान रह जाएंगे कि बजट के अंदर क्या हुआ है। लेकिन सबसे पहले इसराइल और ईरान की जंग है, उसके हवाले से बात कर रहे थे। मियां जावेद लतीफ़ साहब, बहुत वार्म वेलकम। अहमद अवैस साहब, बहुत वार्म वेलकम। इरशाद भट्टी साहब, सबसे पहले आपको दावत फ़िक्र देता हूँ मैं, काफ़ी आप बात कर रहे हैं इसके ऊपर। आपके नज़दीक ये जंग जो है इसका फ्यूचर क्या आप देखते हैं? जिस तरह अमेरिकन प्रेसिडेंट ने सीज़ फायर करा दिया इंडिया पाकिस्तान के दरमियान, कभी भी सीज़ फायर हो सकता है अगले 24-48 घंटों के अंदर, जिसमें प्यूटन और ट्रंप रोल प्ले करेंगे, या आपको लगता है कि नहीं, ये मामला आगे जाएगा और ये जंग पाकिस्तान के लिए, इस खत्ते के लिए क्या हैसियत रखती है? पेट्रोल तो ऊपर चला ही गया है, लेकिन इसके अलावा भाईजान, सबसे पहले तो ये ज़हनों में रहे कि इसराइल की सरहद मिलती है उर्दन से, उर्दन की सरहद मिलती है शाम से, शाम की सरहद मिलती है इराक से, इराक की सरहद मिलती है ईरान से, ईरान की सरहद मिलती है पाकिस्तान से।
तो ये एक जंग अगर कोई ये समझता है कि जब ईरान खुदा न खास्ता फाल हो जाएगा या उनका मकसद पूरा हो जाएगा तो ये यहीं रुक जाएगी, ऐसा नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। इजराइल इधर ही रुकेगा और ये जी 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 ईरान तक नहीं रुकेगा, फिर आगे भी आएगा और हम भी हैं। और अल्लाह का फजल है, अभी तक तो हमारी मुसल्लह अफवाज ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया है और हमें किसी मौके पे भी मायूस नहीं किया। लेकिन जब ईरान फाल हो गया खुदा न खास्ता, तो फिर इस खित्ते की क्या कैफियत होगी, क्या हैयत तब्दील होगी, क्या जोग्राफिया तब्दील होगा, वो एक बड़ा सवाल है। दूसरी बात भाईजान कि ये ग्रेटर एजेंडे पर काम हो रहा है, वो ग्रेटर इसराइल एजेंडा, ग्रेटर अमरीकी एजेंडा। इसराइल की राह का आखिरी कांटा है ईरान, और ईरान के दो हदफ हैं, एक ईरान का जोहरी प्रोग्राम का ख़ात्मा और ईरान की फ़ौजी ताकत को ख़त्म करना या बहुत कमज़ोर कर देना, और ईरान की इस्लाम पसंद हुकूमत का खात्मा, इनकलाबी और लेकिन भट्टी साहब एक बात बताइए कि प्लान ए चला कंप्लीट कर रहे हैं आप जल्दी से, फिर मैंने सवाल पूछना है, जो है एक इम्पोर्टेंट सवाल है। जी 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 प्लान ए जारी है, प्लान बी में अमेरिका शामिल होगा अगर ये जंग बंदी नहीं होती, जिसके मुझे कम चांसेस लग रहे हैं। प्लान बी में अमेरिका शामिल होगा। प्लान सी में रज़ा शाह पहलवी का जो बेटा है और बाकी जो बाहर बैठे हैं ईरान में हुकूमत के दावेदार, वो एक्टिव होंगे और सड़कों पर लाया जाएगा ईरानी अवाम को। और अब तक आखिरी बात, ईरान को उतना नुकसान इसराइल ने नहीं पहुँचाया जितना उनके अपने गद्दारों ने पहुँचाया है। तो ये थोड़ा बताइए जरा लोगों को कि किस तरह हुआ ये मोसाद जो देखें ईरान के मुतालिक हमें ये पता है कि वहाँ पे रॉन भी अपना एक नेटवर्क बनाया हुआ है, और जो हमने वो बंदा पकड़ा जिस तरह आया वो ईरान में भी रहा था, ये जो कुलभूषण यादव था। तो अब भट्टी साहब आपके ख्याल में ये कहीं रॉ ने मोसाद की हेल्प तो नहीं की? रॉ का जो नेटवर्क जो बना था पाकिस्तान के खिलाफ है, ईरान के अंदर रहा है एक्टिव, अभी भी एक्टिव होगा। आपको जरा बताइएगा किस तरह हुआ ये लोगों के इंटरेस्ट के लिए, कि किस तरह अंदर से अटैक हुआ, चुन चुन के उनके साइंटिस्टों को मारा गया, उनके आर्मी चीफ को मारा गया, उनके हायर मिलिट्री ऑफिशियल्स को मारा गया। जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और ये अब तक जो टेलीग्राफ या बाहर के अखबारात या बाकी सारी जो अभी डिटेल सामने आई हैं उसके मुताबिक, तो मैं पहले अहमदी नजाद का आपने CNN को इंटरव्यू सुना ही होगा कि जिसमें वो कहते हैं कि हमने मोसाद को रोकने के लिए, मोसाद एजेंट्स को ख़त्म करने के लिए हमने एक स्पेशल यूनिट बनाया, और अब आखिर पर हमें पता चला कि हमारे स्पेशल यूनिट का जो हेड है वो मोसाद का एजेंट था, और वो 20 लोग थे, और फिर वो सारा कुछ लेके इसराइल भाग गए। तो ये सबसे पहले ये 3-4 सालों से काम हो रहा था। सबसे पहले मोसाद के एजेंट्स ईरान आए मुख्तलिफ भेस बदल के, जैसे कुलभूषण यादव मुबारक हुसैन पटेल बनकर पाकिस्तान आता रहा, ऐसे ही वहाँ वो आए। फिर उसके बाद असला आया, आलात आए, ड्रोन्स आए, फिर उन्होंने आइडेंटिफाई भी किया कि साइंटिस्ट कहाँ पर है, न्यूक्लियर साइट्स कहाँ पर है और ऑफिसर्स कहाँ पे होते हैं, उनकी मूवमेंट। जी 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 और अब जो जी अब फिर उन्होंने सारा इस तरह वो अपना सेटअप बनाया। फिर उन्होंने बहुत सारी जगहों पे धमाका खेज, जब फाइनल काम होने लगा, धमाका खेज मवाद लगाया, इनका डिफेंस सिस्टम जो है उसको नाकाम बनाया, साइबर अटैक किए। 200 तैयारे 200 तैयारे इसराइल के आए, वो बमबारी करके पहले हल्ले में चले गए। और ये जो सारी फौजी क़यादत है या पासदारान इनकलाब की क़यादत है, ये आइडेंटिफाइड थी। और आज जो इसका सबसे बड़ा पता चला है वो ये कि ये इनके मोबाइल फ़ोन से उन्होंने आइडेंटिफाई किया हुआ था, ट्रैकिंग की हुई थी कि आखिरी लोकेशन कहाँ है, और फिर उन्होंने वहां चुन चुन के उनको शहीद किया। तो ये पूरा जो अंदर है 20-21 लोग पकड़े हैं उन्होंने ईरान ने अभी, लेकिन अभी बड़ा नेटवर्क है। एक को तो फांसी में दी। अब ऐसा आपके नज़दीक ये जो जंग है ये क्या पाकिस्तान और इस खित्ते को भी अपनी लपेट में ले सकती है? दूसरी बात, ईरान के पास क्या ऑप्शन है आपके नज़दीक, कब तक ये जंग चल सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अच्छा एनालिसिस अभी भट्टी साहब कर रहे थे। बात यह है कि ये जंग जो है ना, मेरा अभी तक जो सिचुएशन आई है सामने, ये एस्टिमेट जो है उन्होंने किया हुआ था, जो बुश ने और जो इजराइल ने, ये उनके तवक्कुआत के से हट के ये सब कुछ हुआ है उसके बाद। अच्छा, आपने अगर बुश की पहले दिन की स्टेटमेंट सामने रखी होती
तो आप देखें कि कितनी फॉल्स एरोगेंस उसने दिखाई बुश ने, कि जब उसने ये कहा कि देखा जो बड़े बहादुर बने फिरते थे अब वो मर चुके हैं। जब वो उनके चीफ ऑफ स्टाफ और उनके साथ कुछ और जनरल्स को उन्होंने पिन पॉइंट करके उनको हमारा ये जासूसी के वजह से, जी जी, तो ये बुश की स्टेटमेंट, इट वाज नेवर एवर हैपेंड कि किसी हेड ऑफ स्टेट में, एक सुपर पावर का हेड ऑफ स्टेट जो है इस किस्म की घटिया स्टेटमेंट देगा। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ईरान के पास अभी भी वक्त है, फॉरेन एग्रीमेंट कर ले जैसे हम चाहते हैं, वरना ईरान को तहस नहस कर दिया जाएगा। ये कैटेगोरिकल स्टेटमेंट जो है बुश की है उस दिन की। सर आप ट्रम्प की बात कर रहे हैं, प्रेसिडेंट ट्रम्प की बात कर रहे हैं आप, प्रेसिडेंट ट्रम्प की बात कर रहे हैं आप। मैं ट्रम्प की बात, आपके मुंह से बुश प्रेसिडेंट ट्रम्प की बात कर, जी जी, आप बुश कर रहे हैं, जी जी, नहीं सॉरी, आई एम सो सॉरी, कोई बात नहीं, कोई बात मैं ट्रम्प की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ट्रम्प की स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इससे बात कर रहा हूँ कि ये प्लान्ड है, इट वाज कंप्लीटली प्लान्ड। अमेरिका ट्रम्प के साथ बाकायदा प्लान करके ये जो है ये इजराइल ने अटैक किया था, और ये उन्होंने ईरान को बहुत अंडर एस्टिमेट किया था। ये अलग बात है कि वो जासूसी और जिस तरह से वो रॉ का नेटवर्क था और पकड़े गए, सब कुछ हुआ, लेकिन देखिए मैं एक बात आपको बता दूं कि दुनिया के सारे वाकयात होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं इंसान की कन्विक्शन के ऊपर, उसके अकीदे के ऊपर, उसकी सच्चाई के ऊपर, उसके वो भी फैसले होते हैं उसके ऊपर भी। ईरान की बहैसियत कौम के और उनकी लीडरशिप, उनकी जो एक सच्चाई के ऊपर खड़े हैं और बड़ी जुर्रत के साथ खड़े हैं। आपने देखा कि उन्होंने इजराइल के खिलाफ पूरे मुस्लिम ब्लॉक में अगर किसी ने जुर्रत दिखाई है थ्रू आउट, तो वो ईरान ने दिखाई है। और अभी भी जो है ये जंग अगर प्रलॉन्ग कर जाती है तो आप याद रखिएगा, अगर प्रलॉन्ग कर गई तो इसके अंदर इजराइल नुकसान में आएगा, बहुत शदीद नुकसान में आएगा, और अमेरिका उस वक्त उसको महसूस होगा कि उसने कितनी बड़ी ब्लंडर मारी है, क्योंकि ये जंग जो है इतनी सिंपल ख़त्म होने वाली नहीं है। इसके पीछे जो ही ये प्रलॉन्ग करेगी तो रशिया और चाइना अपनी पूरी टेक्नोलॉजी के साथ ईरान को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि इस रीजन से वो आउस्ट किसी सूरत अपने आप को होने नहीं देंगे, इररिलेवेंट होने देंगे जी, ठीक। यहाँ से अगर और इररिलेवेंट हो जाएंगे, और अगर यहाँ पे जो है इजराइल को नुकसान और पहुँचता है, और ज़्यादा चांसेस हैं पहुँचने के, उसकी वजह यह है कि उनका वो जो डिफेंस जो उन्होंने सिस्टम बनाया हुआ था, वो सिस्टम जो है वो बुरी तरह आखिर में आपने देखा कि फेल होता नज़र आ रहा है। सही, उनके जो क्रूज मिसाइल जो हैं उनके आगे वो सिस्टम जो है फेल होता हुआ नज़र आ रहा है। और इजराइल का क्योंकि जोग्राफिया के लिहाज से बहुत छोटा है, ईरान जो है आपको पता है कि पाकिस्तान से भी कुछ 2.5 गुना बड़ा है। जी जी, ये एडवांटेज है उसको रखने, ज्योग्राफिकल प्रेजेंस का, ईरान, ठीक, हाँ ये उसको बहुत बड़ी एडवांटेज है। लिहाजा ये जंग जो है यहाँ पे अगर अमेरिका इन्वॉल्व हो गया तो ये यहाँ पे ही कब्रिस्तान बहुत सी बड़ी बड़ी ताकतों का बनेगा, ये बात याद रुकेगी नहीं। हाँ, और बात आ गई पाकिस्तान की, उनके प्राइम मिनिस्टर ने कैटेगोरिकली ईरान के साथ पाकिस्तान का नाम लिया है। सर वो सालदार साहब ने बताया कि पुराना इंटरव्यू 2011 का, आई थिंक वो जो कोट किया जा रहा है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं सर, एक मिनट बात बता दूं कि वो डेली मेल जैसे अखबार ने भी, ये सालदार साहब बता रहे थे इस र्यूमर को, यानी कि ये तो फेक न्यूज़ थी कि जी अगर पाकिस्तान ने ईरान के एक फौजी अफसर से मंसूब किया गया कि पाकिस्तान कह रहा है कि जी अगर आप पे हमला मजीद बढ़ा तो हम एट भी हमला कर देंगे इसराइल पे, तो पाकिस्तान ने बड़ी पुरजोर तरदीद की इसकी, तो फेक न्यूज़ डेली मेल ने उठा लिया। नहीं, ये बात भी बेतुकी बात है, ये ऐसी कोई बात नहीं है। और यहाँ पे सवाल ये है कि अभी ये सिचुएशन है, अगर तो अभी 1-2 दिन के अंदर ये कोई सीज फायर करके और ये इसको ख़त्म कर देते हैं तो ये देखें रिगल आउट, अदरवाइज यहाँ से इससे बाहर निकलना इजराइल के लिए भी मुश्किल है। और एक बात और कहूँगा, यहाँ एक और बात है, मेरा ख्याल है मुस्लिम उम्मा को एक स्टेप इमीडिएटली लेना चाहिए, और पाकिस्तान उसको इनिशिएट, पाकिस्तान ने बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट भी दी हैं, एक और काम करना चाहिए कि OIC की एमरजेंट मीटिंग कॉल करें, और उस एमरजेंट मीटिंग के अंदर एक वहाँ पे वो जो एक रेजोल्यूशन पेश करें, और वो रेजोल्यूशन ये होगा कि
अगर स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर 10 दिन का 15 दिन का जो टाइम दे, ये वो जंग बंदी सर आपका पॉइंट आ गया, लेकिन मैं आपको बताता हूँ बात, सर आपका पॉइंट आ गया। ये जो OIC वगैरह टाइप, एक मिनट आपको मैं पहले खबरें दे रहा हूँ कि इस वक्त तेहरान के न्यूज़ चैनल के स्टूडियो के ऊपर लाइव ट्रांसमिशन में अटैक किया इसराइल ने, और न्यूज़ चैनल के जो एंकर और स्टाफ हैं उनको छोड़ के जाना पड़ा। ये हालात चल रहे हैं इस वक्त के जो आप बता रहा हूँ। दूसरी तरफ जो है वो इब्रानी ज़बान के अंदर ईरान वाले जो हैं वो तल अबीब के शायरियों को एड्रेस कर रहे हैं कि जनाब जगह छोड़ दे, को हम हमला करने लगे हैं। तो बड़ी कैटेस्ट्रॉफिक पोजीशन है। मैं मियां साहब के साथ चला जाऊँ, आपने कुछ जल्दी से क्विकली ऐड करना है। भट्टी साहब क्या कहना चाह रहे हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? पहली बात तो मेरे भाई के बताना ये था कि अक़वाम मुत्तहिदा हो, OIC हो, अरब लीग हो, मुस्लिम उम्मा हो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन पे ना रहिएगा, इनसे कोई तवक्को ना रखिए। मैं इसके मुतालिक दूसरी बात, सॉरी आपकी बात काट रहा हूं, मैं एक बात पूरी करना चाह रहा था इसके मुतालिक। दूसरी बात एक बताने लगा था असल में। जी 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 मैं दूसरी बात, कामरान भाई आपने कहा कि रा और मुसाद का, जी जी रा और मुसाद का गठजोड़ है, और मुसाद ने एक वीडियो रिलीज़ की है कि किस तरह हमने ईरान में सब कुछ अपना सेटअप बनाया, वो सोशल मीडिया पर मौजूद है। और तीसरी बात ये है कि ये जो कोई इस वक्त तक रशिया या कोई भी ईरान के साथ नहीं खड़ा, उसे खुद लड़ना पड़ेगा। ये सारी डरी डरी मुज़म्मतें, डरी डरी वो सारी चीज़ें हमदर्दियाँ हैं। और एक आखिरी बात है कि ट्रंप साहब का, बहुत सारे हमारे लोग ट्रंप साहब से कि वो अमन के प्याम्बर हैं, ट्रंप साहब का यही है, मौत दिखाकर वो बुखार बेचते हैं। रूस से भी दोस्ती, यूक्रेन से भी, पॉइंट आ गया, डिप्लोमेसी का नाम, यूक्रेन की भी मदद, आपका पॉइंट आ गया भट्टी साहब, पॉइंट आ गया। मोदी भी यार है, पाकिस्तानी क़यादत भी अजीम है, इसराइल के अपने मुल्क का इंटरेस्ट देख रहे हैं, हमने अपना देखना है, ताकत का इस्तेमाल भी, और अमन की बातें भी, आयतुल्लाह खामनाई को कुछ ना कहो और रिजीम चेंज कर दो। सर बिल्कुल पॉइंट आ गया आपका मियां साहब। ये रियलाइज होता है कि अगर आज ईरान के पास, एक बात अगर इजाजत है मैं मुकम्मल कर लूं। सर मैं 1 मिनट इनके पास आने के बाद आपके पास आऊंगा, आधा शो गुजर गया, मैं तीसरे गेस्ट तो इंगेज कर लूं, मैं आता हूं आपके पास। मियां साहब आज रियलाइज हो रहा है कि ईरान के पास अगर एटॉमिक पावर होती तो क्या इजराइल इस तरह बेदरीग अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकता? कभी नहीं। बात यह है कामरान शाहिद साहब कि जो बातें भट्टी साहब ने की या अवैस साहब ने की, मैं आपका वक्त ज़ाया किए बगैर बड़ी अच्छी बातें उन्होंने की इस्लामी उम्मा के हवाले से, इस खित्ते के हवाले से। हकीकत ये है कि इस्लामी उम्मा को इकट्ठा होना पड़ेगा, चुन चुन के एक एक को टारगेट किया जा रहा है। और जो कहता है ये कि ईरान के बाद पाकिस्तान की तरफ कोई नज़र नहीं उठाएगा या हमला नहीं करेगा, बिल्कुल गलत फहमी में है। या इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया था तो उसके बाद खुदा न खास्ता अगर कुछ होता नुकसान तो ईरान की बारी नहीं आनी, ये हो ही नहीं सकता। इंडिया ने जब पाकिस्तान पे हमला किया तो इसराइल पूरा इन्वॉल्व था। जी जी, उसकी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है हमारे बिल्कुल, और ख़ुद फिज़िकली वो लोग यहाँ आके बैठे रहे हैं। ठीक है। आज जो गद्दार नज़र आ रहे हैं आपको ईरान में, क्या वो इंडियन नहीं है और कब से वहाँ आबाद हैं? बदकिस्मती से इस खित्ते के अंदर ईरान की जो माजी में पोजीशन रही है वो कोई अच्छी नहीं रही उस तनाज़र में जो आज तनाज़र में देखा जा रहा है। मगर आज अगर ये बंदा देखे कि ईरान लड़े, देखी जाएगी हम तो महफूज हैं, बिल्कुल बात गलत है। पाकिस्तान सबसे ताकतवर बन के उभरा है। इंडियन जो पिछले दिनों में जंग हुई है, जी जी, उसमें पूरी दुनिया में पाकिस्तान ने अपना खोया हुआ मकाम दोबारा से हासिल किया है। लिहाजा पाकिस्तान पे तवक्कुआत इस्लामी उम्मा को बहुत ज़्यादा हैं और जो हमें रोल अदा करना भी है। लेकिन सर हम कर नहीं सकते ना, देखिए हमारे अपने स्ट्रेटेजिक नेशनल इंटरेस्ट है, ईरान के अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट थे, वो हिंदुस्तान के साथ उन्होंने बहुत पींगे बढ़ाई हुई थी। हिंदुस्तान ने ईरान के टेरिटरी यूज़ करके हम पे टेरर, इस वक्त ये बातें करने की तो नहीं है, लेकिन जब रियल पॉलिटिक्स की बात करेंगे तो हम ईरान की सफारती और सियासी हेल्प भी कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। मैं अर्ज़ करता हूँ, जो आप इशारा दे रहे हैं, मैं पहले कह चुका हूँ कि इस खित्ते में ईरान का जो रोल रहा है माजी में कोई काबिल रश्क नहीं रहा, हम हमारे नुक्ता नज़र से। बिल्कुल बिल्कुल। मगर आज हम वो चीज़ें नहीं देख सकते। तो आज क्या करें? यस बिल्कुल,
देखें जो ओआईसी या दुनिया को इकट्ठा करना, दुनिया जो ताकतवर होता है उसके साथ खड़ी होती है। बिल्कुल सही है। अगर खुदा न आपको खास्ता रियलाइज हो गया ना ये बिल्कुल बिल्कुल ये पाकिस्तान अगर हर जगह पे ऐसे होता है, ऐसा ही होता है। और अगर पाकिस्तान ताकत में ना होता, जो आज पाकिस्तान को इज्जत की निगाह से या एक खुददार कौम की निगाह से देखा जा रहा है, और जो बात अभी की जा रही थी कि ईरान जो है वो एक कौम है, एक इनकलाबी कौम है, पाकिस्तान की कौम और पाकिस्तान की क़यादत, वो अस्करी क़यादत हो या हुकूमती क़यादत हो, सब एक पेज पे थे। सब ने एक ताकत बन के दुश्मन को ललकारा और जवाब दिया। ठीक है। इसी तरह आज ईरान भी दे रहा है, और इसी तरह फ़लस्तीनी लड़ रहे हैं। और कब से लड़ रहे हैं? पिछले 50-60 साल से लड़ रहे हैं, मगर उनके पास वसाइल थोड़े थे। आपको लगता नहीं कि हमारी जो सियासी पार्टियां इंटरनली वो इसी तरह आपस में टूट फूट का शिकार है एक दूसरे के खिलाफ, जिस तरह मुस्लिम उम्मा टूट फूट का शिकार है? यानी कि जिस तरह हम लोगों ने पहले इमरान खान ने जुल्म किया आप लोगों के ऊपर, नाद का पानी बंद किया हुआ था, फिर आपने जुल्म शुरू किया उनकी पार्टी के ऊपर, आप लोगों ने नाद का पानी बंद कर दिया, जुल्म का बदला जुल्म। तो जो पोजीशन इस वक्त मिडिल ईस्ट में मुसलमानों की हुई, वही पोजीशन हमने आपस में सियासी पार्टियों की मैं कामरान बड़ी ज़बरदस्त आप बात कह रहे हैं, मगर मैं इस पे आने से पहले ये ज़रूर कहूँगा कि बदकिस्मती से जब पाकिस्तान पर हमला इंडिया ने किया तो उनके जहन में ये बात थी, जिस तरह रज़ा पहलवी के बेटे का नाम लिया जा रहा है, यहाँ लिया जा रहा था कि ट्वीट हो रहे थे जहाँ कहा जा रहा था किसी लीडर की बहन की तरफ से कि वो आएंगे, थप्पड़ मारेंगे और सब कुछ लेके चले जाएंगे। ये लोगों ने नहीं, दुनिया ने ऑब्ज़र्व किया हुआ था या सोच माइंड बनाया हुआ था कि इस तरह हो सकता है, मगर ऐसा हुआ नहीं। वजह कि वोट आपको कोई देता होगा, मगर आप जब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करेंगे तो कोई आपको उस मौके पे सपोर्ट नहीं करेगा, चाहे वो वोट आपको फिर भी दे। मगर इसी तरह आज मैं ये कह रहा हूँ, ईरान में भी ऐसा दूर दूर तक इंशाल्लाह नज़र आपको नहीं आएगा कि उनके अपने अंदरूनी इख्तलाफात सामने आ जाएं दुश्मन के मुकाबले में। तो सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बदकिस्मती से अंदर से और तो ट्वीट हो जाते हैं, अंदर से मुराद खुल के बताया, जेल से कोई ट्वीट और तो पाकिस्तान के या पाकिस्तान के मफादात के ख़िलाफ़ हो जाता है, मगर क्या ही अच्छा होता कि इसराइल के ख़िलाफ़ ईरान के हक़ में भी वो ट्वीट आता, पाकिस्तान के हक़ में भी वो ट्वीट आता। क़यादत ने तो पूरी इंडिया पाकिस्तान वॉर में कोई ट्वीट नहीं किया, फिर बाद में कहीं जाके अच्छा फिर मेरी बात सुने ना, तो क्यों कौन सी जमात लड़ रही थी भाई? मुझे ये बताएं, जमात लड़ रही थी, आप लड़ रहे थे? मुझे ये बताएं कि प्राइम मिनिस्टर किसका है, किस जमात से तल्लुक़ रखता है? फिर मुझे ये बताएं पंजाब का वज़ीर आला कौन है, किस जमात से तल्लुक़ रखता है? वो सारे बोल नहीं रहे थे, हम बोल नहीं रहे थे सारे। और मैं ये समझता हूँ, एक सेकंड के लिए, जी मैं सुन रहा हूँ, कोई जमात शमात नहीं है। जब पाकिस्तान का मसला आएगा कोई आइन कानून नहीं है, कोई जमात नहीं है, सबसे पहले पाकिस्तान की सलामती होगी, तो फिर आइन कानून की बात करेंगे, फिर बात करेंगे जमातों की, फिर बात करेंगे। अच्छा, आइन और कानून की बात बाद में होगी भाई? बिल्कुल। अगर आपकी सलामती खतरे में है, खुदा ना खास्ता वो खतरे में पड़ जाए और आप आज़ादी की जंग लड़ना शुरू कर दें। इमरान खान सलामती के लिए खतरा पाकिस्तान की? मैं समझता हूं कि जो कुछ उसका रोल रहा है और जो कुछ उसने 9 मई को किया, फिर उसके बाद जो कुछ उसकी बहन ने बातें की इंडिया के हक में और पाकिस्तान, इसको अब गद्दार बना के तो उसको, मैं गद्दार नहीं कह रहा किसी को, मैं उनके रोल को आइडेंटिफाई कर रहा हूं, सही नहीं था कि वो रोल किसी तौर पर भी एक पाकिस्तानी का रोल नहीं था जो पाकिस्तानी कौम तवक्को रखती है। बिल्कुल ठीक है। अवैस साहब, मसला ये है कि आप लोगों की पोजीशन वही है सियासी पार्टियों की जो मिडिल ईस्ट से मुस्लिम ममालिक की है, जहां तक मैंने एनालिसिस समझा है। अभी वो आपको ये बता रहे हैं। अच्छा तो छोड़िए ना, मुझे इजाज़त दें जी, मैं मियाँ साहब की बात को तो कोई ऐसी अहमियत नहीं देता, बेचारे इनकी अपनी अंदाज है क्या बात करने का। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ बड़ी अहम बात है, की बात वो ये बात है कि एक बहुत पॉजिटिव अटेम्प्ट जी एक बहुत पॉजिटिव अटेम्प्ट जो है वो पाकिस्तान की तरफ से की जा सकती है ओआईसी में, वो ये है कि वहाँ पे रेजोल्यूशन ये करवाएं कि एक जिसको पाकिस्तान इनिशिएट करे, जो कि बड़ा मुश्किल काम है लेकिन इनिशिएट करें, और वो ये है कि 57 कंट्रीज़ जो हैं वो यूएनओ के रोल, जिसमें अपने चार्टर को छोड़ दिया उसने, और अमेरिका के साथ ऐसे लगी हुई है ये ऑर्गेनाइजेशन कि जैसे अमेरिका की मिस्ट्रेस होती है।
और उसके बाद उन्होंने किसी सूरत वो कंप्लीट होने के बाद आपके एक बात एक बात सुन, अच्छा एक बात प्रोड्यूसर साहब की जरा जो वीडियो तो दिखाएं जो ईरान में अटैक हुआ है, अगर है हमारे पास जी जी मीडिया हाउस पे जो अटैक हुआ एक जी एक बात जी 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 बोले वैसा बोले बोले आपको सुन रहे हैं सर। अच्छा मैं ये कह रहा हूं कि वो उस रेजोल्यूशन के अंदर ये करें कि 57 कंट्रीज जो OIC के हैं वो UNO को क्विट कर देंगे अगर 15 दिन का टाइम दे दें कि अगर इजराइल जंग बंद करके और फ़लस्तीन पे जेनोसाइड ख़त्म नहीं करता जो वहाँ पे गजा की पट्टी के ऊपर, और इसके फ्यूचर का वैसा साहब ये 57 कंट्री मेरी बात सुनिए वैसा रुक जाए इधर, ये 57 कंट्रीज के 57 हेड ऑफ द स्टेट्स के 57 लोगों को कौन कन्विंस करेगा जो आप फरमा रहे हैं कि जी वो इस नतीजे पे पहुंचे कि जी अगर ये होगा तो हम UN से निकल जाएंगे? ये तो आप कह रहे हैं ना सिर्फ। एक सेकंड कामरान एक सेकंड प्लीज। नहीं मुझे बात अहमद अवैस साहब को अगर जी आपको मैं दे रहा हूं जवाब देने का मौका दे रहा हूं आपके पास। जी अवैस साहब क्विकली बताएं क्या कह रहे हैं आप। मैं ये कह रहा हूं कि ये हालात जो क्रिएट हो रहे हैं ना ये खुद इस बात का जवाब है। चले वो तो फिर देखते हैं ना सर। पाकिस्तान ईरान गया और ईरान के बाद ये मेरी बात सुने, ये हाथ जोड़ जोड़ के कब तक उनके आगे बैठे रहेंगे? उनका ग्रेटर इजराइल का जो प्लान है उसको तो देखें आप सामने। ठीक है पॉइंट आ गया जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं। और हालात सर अब जरा मियां साहब की बात सुन ले, आपने पहले भी रद्द कर दी, अब दूसरी दफा वो कोशिश कर रहे हैं आपको। अहमद अवैस साहब जो बात कर रहे हैं ना 58 ममालिक के 57 ममालिक रेजोल्यूशन पास करें, जहाँ ताकत का इस्तेमाल हो रहा हो वहाँ रेजोल्यूशन काम नहीं आते। सही बात है। ये रेजोल्यूशन उस वक्त भी पास करते रहे, IMF को क्या ख़त लिखते रहे, ये आपने आर्मी चीफ जो सुरखरू करके गया पाकिस्तान को, वो अमेरिका जाता है तो ये क्या रोल अदा करते हैं वहाँ उस वक्त जब आज भी पाकिस्तान हालते जंग में है। आप अपने सोल्जर को आप एक सेकंड यार मैं आपकी उम्र के लिहाज करते हुए मैं समझता हूं कि मेरी वैसे भी आदत नहीं है कि किसी को इंटरप्ट करूं, लेकिन आप थोड़ा सा ज्यादा कर रहे हैं, मुनासिब नहीं है। आप जो मुंह में आए आप कहें, मगर थोड़ा सा लिहाज कर लिया करें गुफ्तगू का करते हुए। ये अल्फाज का ही चुनाव करते हुए उनकी करिए, इमरान खान दलाल की करिए, तो सारे इल्जाम मेरी यार सुने, मैं बड़ा क्लियर हूं। देखें ये खित्ता ही हालते जंग में है, अंदर से भी और बाहर से भी। बिल्कुल। अच्छा। वजह दो है, एक तो ताकत का तवाज़न दुनिया का बिगड़ा हुआ है। ठीक है। ताकत का तवाज़न उस वक्त बेहतर होगा जो मेरी ख्वाहिश है, और शायद इस खित्ते के बाकी ताकतवर हल्के जो हैं अगर सपोर्ट कर लें तो दुनिया का तवाज़न बेहतर हो सकता है। ठीक है। आज ईरान को फिज़िकली सपोर्ट इस खित्ते के ताकतवर हल्कों को करना होगी, वरना वो उसके बाद बारी लेके आएगा जिसका वो बदमाश है उसकी ख्वाहिशात के मुताबिक काम करेगा। पाकिस्तान आज इस पोजीशन में है, जो कि मैं पहले कह चुका हूँ कि पाकिस्तान अपना खोया हुआ मकाम आज की अस्करी क़यादत की वजह से हासिल कर चुका है। मैं समझता हूँ कि आज इस खित्ते के दीगर ताकतवर हल्के जो हैं अपने इस खित्ते को सेव करने के लिए, या उस बदमाश को जो पिछले 70 साल से पाला हुआ है, कभी वो गजा पे, कभी वो ईरान पे, कभी इराक पे, कभी किसी और, आज अगर कोई मुल्क सेफ है इस खित्ते का तो वो मत समझे कि वो पैसे किसी को दे के या किसी की ख्वाहिशात पूरी करके वो सेफ रहेगा। वो उस वक्त तक ही सेफ रहेगा जब तक इस खित्ते में ईरान और पाकिस्तान सेफ खड़े हैं। बिल्कुल ठीक है जी। भट्टी साहब आपके ख्याल में ये जो बहुत बात हो रही है मुस्लिम उम्मा, अभी देखें दोबारा बता दो लोगों को, ईरानी टीवी के ऊपर हमला हुआ है, बराह रास्त नशरियात और फुटेज अगर हम दिखा सकें दिखाएं जी लोगों को। ये अभी हुआ है, थोड़ी देर पहले इजराइल ने अटैक किया है और ईरान में बराह रास्त ट्रांसमिशन के ऊपर अटैक किया है। अगर हम दिखा सकें स्क्रीन के ऊपर, ये आप देख सकते हैं। ये जब वो बात कर रही थी एंकर तो उस वक्त ये अटैक हुआ ईरान के तेहरान के न्यूज़ चैनल के स्टूडियो में, जहाँ पे बम्बारमेंट की गई। बराह रास्त नशरियात के दौरान ये हमला हुआ।
इसमें धुआं ही धुआं फैल चुका, अभी तक हमें उसके नुकसान का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन ये बता के हमला कर रहे हैं, जिस तरह ईरान बता कर हमला करने की कोशिश कर रहा है तल अवीव पर। तो ये सिचुएशन इस वक्त है ईरान की और इजराइल की जंग को लेकर। भट्टी साहब, जिस तरह हमारे मुल्क के अंदर पॉलिटिकल डिवीजन्स फ्रिक्शंस हैं, हम एक पेज पे नहीं हैं और होना भी मुश्किल नज़र आ रहा है मुझे। अभी भी देखे ना, मियां जावेद लतीफ़ साहब जो है उनको इमरान खान याद आ रहा है कि जेल से उसने क्या किया, 9 मई को उसने क्या किया। तो इसी तरह हमारे मुस्लिम ममालिक भी आपस में एग्रीड नहीं है, आपस में वो हो भी नहीं सकते। लेकिन पंजाब का जो आज बजट है, मेरा सवाल आपसे उसके साथ ये है कि वो बता रहे, क्लेम कर रहे हैं कि सुथरा पंजाब प्रोग्राम से लेकर 6104 मनसूबे सिर्फ एक साल में मुकम्मल किए और नए मनसूबे भी आउटस्टैंडिंग लिस्ट प्रोवाइड की गई। इसमें नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट, नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट, मियाँ नवाज शरीफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक, मरियम नवाज कम्युनिटी हेल्थ सर्विस, वज़ीर आला पंजाब डायलिसिस प्रोग्राम, वज़ीर आला पंजाब लैपटॉप स्कीम, मरियम नवाज क्लिनिक ऑनवेल, वज़ीर आला पंजाब पेडियाट्रिक हार्ट, मरियम नवाज दही अस्पताल स्कीम, वज़ीर आला पंजाब हिम्मत कार्ड, वज़ीर आला पंजाब अकलीती कार्ड, धी रानी प्रोग्राम, नवाज शरीफ टीचिंग अस्पताल, मोहम्मद नवाज शरीफ यूईटी के मनसूबे। ये सर मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक, ये जिस तरह की परफॉर्मेंस मरियम नवाज साहबा दिखा रही हैं, तो नून लीग समझ रही है हमने तो टोटली इरेलेवेंट कर दिया है किसी और पॉपुलर लीडरशिप को इस सूबे में। आप एग्री करते हैं सर? पहली बात, मेरे भाई अहमद अवैस साहब को शायद याद नहीं कि एक मरतबा इमरान खान साहब ने और शाह महमूद कुरैशी साहब ने कोशिश की थी कि इमरान खान साहब वादा करके आए थे कोलालमपुर कॉन्फ्रेंस में जाएंगे, मुस्लिम उम्मा के अगेंस्ट एक ब्लॉक बनाएंगे OIC के, और उसके बाद फिर जनरल बाजवा को सऊदी अरब जाना पड़ा और हाथ पांव बांध कर मिन्नतें करनी पड़ी जो कि हम बड़ी मुश्किल से उनको राज़ी किया था। तो हमारी क्या औकात है कि हम जाके उनको कहें 56 मुल्कों को जो लोगों के कर्ज़ों पे चल रहे हैं, भूखे नंगे हैं, फ़कीर हैं, कि हम उनको कहें हाँ उनके पैसे हमारे बैंकों में पड़े और हम जाके आगे मामे बने और कहें कि ओए तेरी ऐसी तैसी ऐसी निकल रहे हैं। वो कहेंगे निकल जाओ फिर ऐसे की करेंगे। फिर उनके बाद अहमद अवैस साहब के हवाले पाकिस्तान करांगे क्या वो चलिए और चल के तो इसराइल ਨੂੰ तबाह करिए। तो वो ज़ाहिर है हमारा ये अल्लाह का शुक्र अदा करें, हमारी अफवाज, हमारा जो उनकी तैयारी और उनका जज्बा और पूरी कौम उनके पीछे खड़ी है। पंजाब की परफॉर्मेंस बड़े दुश्मन को इररिलेवेंट कर दिया उससे इमरान को, नून लीग वाले समझ रहे हैं। दूसरी बात भाईजान, इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है भाईजान कि मुझे एक बात बताएं। एक तो इस तरह करें कि पहली फुर्सत में कौमी असम्बली में या सूबाई असम्बली में करारदाद लाएं, पाकिस्तान का नाम रखें, मुल्क का नाम नवाज शरीफ, और पंजाब का नाम रखें मरियम नवाज, सूबा मरियम नवाज। अब मुझे बताएं, नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल, नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट, मियाँ नवाज शरीफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, मरियम नवाज सिक्योरिटी राशन कार्ड, मरियम नवाज कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक्स, नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोदा, मरियम नवाज रूरल है हस्पताल, नवाज शरीफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मरियम नवाज प्रोग्राम, मरियम नवाज वाईफाई प्रोग्राम, नवाज शरीफ हॉकी। भाईजान एक बात सुनिएगा, नवाज शरीफ हॉकी ग्राउंड सियालकोट, मरियम नवाज लेडीज़ पार्क पसरूर। अब मुझे बताएं कि इनमें क्या इनका ये ज़ाती पैसा है जिससे ये सारा कुछ बना रहे हैं? क्या ये इन्होंने घर से पैसे लाए हैं कि ये सारे अपने नाम पे रख रहे हैं? मुझे ये बताएं कि इनको किसने इजाज़त दी है कि ये हमारे पैसों से, हमारे टैक्सों से अपने नाम रखें? मुल्क का नाम बदलो यार। कायदे आज़म साहब की नोटों से तस्वीर हटाओ, वहाँ अपनी तस्वीर लगाओ और कहो कि इलामा वो जो ख्वाब मुल्क का देखा था वो भी नवाज शरीफ साहब ने देखा था, और जो मुल्क बनाया था वो भी नवाज शरीफ साहब ने बनाया है, और जान छुड़ाएं यार। ये क्या है कि बिल्कुल ठीक है, मैं तो कह रहा हूं सर एक ब्रेक के बाद आप जवाब देंगे, एक ब्रेक के बाद जवाब देंगे, इतना टाइम थोड़ी होता है। जी भट्टी साहब, कौन कह रहा है? ये सब जाती पैसों से है, ये सब किन खिदमात के एवज इनको बनाया गया है, ये सब क्यों किया जा रहा है? कोई है इनको पूछने वाला? ठीक है सर, जवाब लेते हैं। पहले 12 पार्कों के, पुलों के, हस्पतालों के नाम हाउस ऑफ शरीफ पे, 13 के हाउस ऑफ भुट्टोज के नाम पे हैं। तो एक नाम बदलो यार, आधा आप ले लो, आधा वो ले लो हमारा, ताकि लगे हमारे घरों के बाहर भी लिख दो कि नवाज शरीफ हाउस और उसमें इरशाद भट्टी रह रहा है। ठीक है, हमें कबूल है। अगर इनका ये एक ब्रेक के बाद जावेद लतीफ साहब जवाब दें। किसी अस्पताल
एक जवाब देंगे मियाँ जावेद लतीफ़ साहब की सारी बातों का, और जो इस वक्त इजराइल ईरान में हो रहा है उसको आपको अपडेट देते जा रहे हैं। साथ साथ बड़ी खतरनाक सिचुएशन है ऑब्वियसली सिविलियंस को लेकर और ओवरऑल। एक ब्रेक के बाद आते हैं। लो जी, हम जो है ना वो आसमान से जब गिरते हैं तो फिर खजूर में टकते हैं। ऑब्वियसली मामला शुरू हुआ था मशरिक़ वुस्ता से, मैं आपको सारी बातें बता रहा था, लेकिन ऑब्वियसली पंजाब पे आ गए तो भट्टी साहब ने फरमाया कि जनाब पाकिस्तान का नाम रख दें मियाँ नवाज शरीफ साहब, पंजाब का नाम रख दें मरीम नवाज साहिबा। भट्टी साहब की अपनी मतलब मंतक है, मगर मैं भट्टी साहब की खिदमत में ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा जी कि मैंने अपने हलके में अंडरपास जो 2 बनवाए, उनमें से एक का नाम बेनज़ीर भुट्टो रखा। क्यों रखा? कि यार ये नाम जिंदा रहने चाहिए, लोगों के ज़हनों में रहने। दुनिया चली गई है ना, इसलिए आपने एक सेकंड, नहीं, उनकी ज़िंदगी में किया। पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, सूबे की पैसा लगा था। मतलब आप आ जाएं, क्या सिंध में, क्या खैबर पख्तूनख्वा में जो वो काम करते हैं, क्या इमरान खान? उनका सवाल ये है कि जो पैसा हुकूमत के फंड से लग रहा है, हुकूमत के फंड से आ रहा है, हुकूमत जो है आनी जानी चीज़ है, ये पैसा किसी का ज़ाती पैसा नहीं है जो आप उसमें ज़ाती नाम लगा दें, ज़ाती वो बात दूसरी जो आप कर रहे हैं। ये हुकूमत के जितने प्रोजेक्ट्स हैं उनकी बात भट्टी साहब कर रहे हैं यार। मुझे और अपोजिशन भी कर रही है। मुझे ये बता दें कि अगर कोई साइंसदान, कोई डॉक्टर कदीर खां का इस्तेमाल नाम होता है, कहीं आप जुल्फ़िकार भुट्टो का इस्तेमाल करते हैं, कहीं आप इमरान खां का नाम ले लेते हैं, कहीं आप नवाज शरीफ का ले लेते हैं, तो यार इसमें बुराई क्या है? दूसरे को आप ज़रूर लताड़ने के लिए निकल पड़ते हो कि मतलब ये क्यों आ गया। भाई पूरा पेज अखबार का इमरान खां के नाम से मंसूब होता था। ये कब इश्तिहार दिया ही नहीं करता था, देता था। अच्छा आप यस, अच्छा तेनू नहीं वैसे पता चला, मैं कह रहा हूँ जिम्मेदारी ना भाई, मीडिया की कटौतियां हुई। अच्छा एक सेकंड, अब उस तरह जब वो करता था तो आपको याद होगा साकिब निसार ने एक नोटिस लिया कि ये पैसे वसूल किए जाएं शहबाज शरीफ से, जो अखबार इश्तिहार उस वक्त दिया करते थे। ये तो आप अच्छी मिसाल नहीं दे रहे ना। नहीं, मैं निसार साहब की तो सबको पता है आपके साथ क्या चल रही है। अच्छा, इसका मतलब है जिंदी चलती होवे साढ़े नाल वो जो मर्जी कर लवे। नहीं, अगर पॉइंट ये नहीं, आपका पॉइंट आ गया, आप कह रहे हैं जी किसी ने सर्विस की उसका नाम आना चाहिए, आना चाहिए। और अगर आप भट्टी साहब को, भट्टी साहब एक सेकंड, भट्टी साहब आप भट्टी साहब ये फरमा रहे हैं कि मेरे कार दे बाहर तख्ती ला दो नवाज शरीफ हाउस। भाई आपको नवाज शरीफ का नाम अच्छा लगता है तो सवेरे जाके मैं अपने कोलन लिखवा के ला देना, अंदर तुसी रहंदे। भट्टी साहब ने अवैध साहब को भी लेना है मैंने इस डिबेट के अंदर। जी भट्टी साहब। अच्छा, जावेद लतीफ़ मेरे भाई हैं, बड़े प्यारे हैं, ये वाकई लगा देंगे और अपने पैसों से लगा देंगे क्योंकि नवाज शरीफ साहब की तख्ती लग रही है। और अगर मैं कहूँ कैद आज़म या इलामा इकबाल की लगा दें तो कहेंगे अपने पैसे खर्च। आपने अगर अंडरपास बेनज़ीर भुट्टो का रखा है तो क्यों रखा है, किस लिए रखा है, कितने पहले रखे जा चुके हैं। मैं बेनज़ीर भुट्टो साहब का अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए। सिर्फ मेरी बात सुन लीजिए मेरे भाई, मेरी बात सुन लीजिएगा मेरे भाई। मैं बेनज़ीर भुट्टो साहबा, नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज भुट्टो साहब, नुसरत भुट्टो साहबा, बिलावल भुट्टो साहब, सारों का एहतराम है, लेकिन मेरे भाई के अब ये जो है कि कैंसर अस्पताल और ये से लेकर हॉकी ग्राउंड तक क्या कंट्रीब्यूशन है कि शौकत खानम नाम किसका है? नवाज शरीफ साहब। शौकत खानम नाम किसका है? उन्होंने पैसे अपने लगाए हैं। ना भाई अपने पैसे लगाए हैं। ना हुकूमत जब उनकी थी कराची में, शौकत खानम, भाई मेरी बात तो सुन ले, मेरी बात सुन ले, मेरे भाई बात सुन ले। सबसे बड़ा डोनर शौकत खानम का इमरान खान है और उसका 300 कनाल का बनी गाला का घर शौकत खानम को वो दे चुका है। इमरान खान ने एक मुहिम चलाई, शौकत खानम अपनी मां के पास बनाया। ठीक है, अगर आपने एक जगह नवाज शरीफ साहब का रख लिया, दूसरी जगह मरियम नवाज साहबा का रख लिया, तीसरी जगह शहबाज शरीफ साहब का रख लिया, भुट्टो साहब का रख लिया, बिलावल भुट्टो का रख लिया, नुसरत भुट्टो साहबा का रख लिया, कोई एतराज नहीं। लेकिन यार ये 14 इस बजट में 14 नाम, मरियम नवाज नवाज शरीफ, मरियम नवाज नवाज शरीफ, एटमी प्रोग्राम का क्रेडिट आप बाकी काम उनके बताएं कि साल सवा साल में पंजाब में उन्होंने कारकर्दगी कैसी दिखाई। सुन लेंगे, इस पे बात कर लेंगे भाई। आप कहते
आप मेरे भाई कहते हैं कि जब मैं नहीं दरमियान में टोकता तो मैं तो आपसे तवक्को यही कर रहा था कि आप भी ना टोकेंगे। एटमी प्रोग्राम का क्रेडिट नवाज शरीफ साहब को मिल गया, ठीक है, बाकी सारे छोड़ें, यकीब खान साहब से गुलाम इसाक खान साहब। मिसाइल सिस्टम नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मैंने बनवाया, वो भी उनको कबूल। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस उनकी ज़ेर निगरानी बना, ये भी ठीक है। और अब दो चीज़ें रह गई हैं, पाकिस्तान का ख्वाब किसने देखा, लिखें सर नवाज शरीफ साहब ने देखा। पाकिस्तान बनाया किसने, सर नवाज शरीफ साहब ने बनाया। हमें कौन, ये 25 करोड़ किसके बच्चे हैं, नवाज शरीफ साहब के बच्चे हैं। हमारे बाबाए कौम हैं, नवाज शरीफ साहब हैं। नोटों पर तस्वीर किसकी है, नवाज शरीफ साहब की है। स्टेट बैंक की बजाय नवाज शरीफ स्टेट बैंक का पाकिस्तान रख लें, एक मर्तबा कर लें। मेरी तो ये मैं भट्टी साहब बड़ा एहतराम तलक अपनी जगह, मगर भट्टी साहब ए जड़ी ऐनक ला के पढ़ते जे, खुदा दा वास्ता जे इन्हू उतार के देखो। आप मुझे ये बताएं कि जब आपकी इंडिया से जंग हो रही थी तो हर बंदा, आप जैसा बंदा भी बात गुफ्तगू करके एंड पे ये कहता था असी फिर बटन नप देंगे। और जब आप ये मौका नहीं आया था, और खुदा करे ये मौका आए भी ना, नहीं आया था, तो उस वक्त आप लोग ये कहा करते थे वो जी एटम बम बना दिता तो केड़ी तोप चलाई थी, नवाज शरीफ उदों पैसे ले लेंदा ते अज पाकिस्तान दे हरियाली हुंदी। उस वक्त आप जैसे नहीं, तो चलो आपके करीब करीब जो दानश्वर थे या आपके करीब करीब जो जमातों का एक नवाज शरीफ के बारे में राय रखते हैं, वो यही कहा करते थे कि नवाज शरीफ ने ये भी काम गलत किया। आप जैसे लोग कहा करते थे कि नवाज शरीफ ने मोटरवे भी बनाया, गलत किया। लग्जरी मोटरवे इसलिए बनाई कि उन्हें इस्लामाबाद जाना होता सी। आज आप कह रहे हैं कि अगर मोटरवे ना बनी होती तो आज इस्लामाबाद जाना मुश्किल होता। आज आप कह रहे हैं कि कराची मोटरवे ना बनी होती तो ये सफर जो है मुश्किल हो। ये उनसे पूछे जो आज लोग कह रहे हैं। मगर नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के अंदर जो तरक्की की, जो पाकिस्तान के दिफा को मजबूत किया, तो अवैध साहब आपको लगता है कि जो तरक्की नवाज शरीफ साहब की बेटियां पंजाब में दिखा रही है, इकट्ठे जवाब ले लें। इमरान खान ने 4 सालों में कोई तीर मारा है पाकिस्तान की तरक्की के हवाले से, पाकिस्तान के हाथ हो गया ना, बुज़दार होता है यार, बुज़दार था, 4 साल छोड़ दे। मरकज में कोई बता दे, कहता हूं मेरे भाई, जो आने वाले 25 सालों में कोई हमें के साथ उनके अपने दोस्तों ने हाथ कर दिया। मुझे एक बता दें कि अगर इमरान खान ने कोई ऐसा काम किया है जो आइंदा 25 साल बाद हमें शुरू कर दे, वही बता दें। अब सुन अवैध साहब, ये बात तो खत जरूर लिखे IMF को, जरूर खत लिखे कि इनको कर्जा ना दें। चौधरी परवेज इलाही साहब हो गए या बुज़दार साहब हो गए, मरियम नवाज साहब उससे तो बेहतर ही काम नहीं कर रही, चाहे नाम रख रही है नहीं रख रही, तो एतराज अपनी जगह पे। अवैध साहब देखिए, बात ये, मैं आगे भी बात की थी, तो बात समझ नहीं आई थी उनको, मुसद्दक मलिक साहब को, कि मरियम नवाज का अनफॉर्चुनेटली एक रोमांटिक इमेजिनरी एक उनका जो है ना एटीट्यूड है टुवर्ड्स पॉलिटिक्स। मसलन दसो यार अपनी जहाँ पे नुमाइश वाली बात है। मेरी गाल सुनो अवैध साहब, वो कह रहे ख्याली नहीं इनको तो बिल्कुल समझ नहीं आएगी आपकी बात जो आप कहते हैं खुदा के लिए, मैनू मैं पंजाबी हां, मैनू तो उक्का ही नहीं आनी समझ। हजूर वाला ख्याली नहीं एक सेकंड अवैध साहब, वो नहीं है जो आप आ जाएगी। एक सेकंड अवैध साहब मैं वही है खुदा के लिए, ये इमेजिनरी अपने वाइट बालों का ख्याल करो, अल्फाज का चुनाव करते वक्त यार। अवैध साहब लास्ट टाइम भी मिसअंडरस्टूड हो गया था कि आप ये लफ्ज यूज ना किया करें, आप इमेजिनरी बात। मेरी बात सुने और बात सुने, मेरी बात सुने। रोमांटिक का मतलब होता है आइडियलिस्टिक, इमेजिनरी। जिस तरह तुसी इस्तेमाल कर दे जे आम बंदा जो है ना करे। अवैध साहब एक बात तो माने ना, आपके रोमांटिक और नॉन रोमांटिक पॉलिटिक्स का कांसेप्ट होगा उनका, लेकिन काम तो कर रही है ना वो, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मैं कर रही, मैं देखें, मैं आपको बता रहा हूँ कि उसी तरफ एग्रीकल्चर साइट पे देख लें कि जो पिछले साल में। वैसा मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है काफी देर से, मुझे एक ब्रेक लेना, क्या ये एक ब्रेक लिखा है, ब्रेक लूंगा जी मैं। ये जी फेक न्यूज़ जो चल रही है हिंदुस्तान की तरफ से, उसकी सागडार साहब ने बड़ी तरदीद की है। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम, पाकिस्तान का दिफाई निज़ाम, पाकिस्तान की फ़ौज सिर्फ पाकिस्तान के इंटरेस्ट के लिए, उसका किसी और से कोई ताल्लुक नहीं। बाकी हम ईरान की भरपूर इखलाकी मदद करेंगे और कर भी रहे, और हम चाहते भी हैं वो फतह याब हो फाशिस्ट और अग्रेसिव रजीम हो इसराइल के खिलाफ। कल तक इजाज़त।